as far as the solution of the system of linear equation goes, any system of linear equations can have one solution or infinitely many solutions or no solution. किसी भी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस का या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है, नहीं तो नो सॉल्यूशन हो सकता है. अब इसका क्या मतलब है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा था कि सॉल्यूशंस रियल इक्वल हो रहा था, इमेजिनरी हो रहा था, तो ये सब कुछ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा था. अब लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ भी जब हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को तो वहाँ भी वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को निकालते हैं, यानी कि उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालते हैं. तो लीनियर इक्वेशंस का जो, या और क्लियरली अगर मैं कहूँ तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन होता है, वो या तो फिर नो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, अदरवाइज वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा. अब पिछले क्लासेस में जो भी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस आप सॉल्व कर रहे थे, या तो फिर गाउसियन एलिमिनेशन से या गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन से, तो इन दोनों सिस्टम से जब आप सिस्टम्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, तो अभी तक जो भी आपने करा है, जो भी सिस्टम्स को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, उनका बस एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि एक्स, वाई और जेड का एक एक वैल्यू ही आ रहा था. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करिए, ठीक है. दो लीनियर इक्वेशन कंसीडर करिए. x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. नाउ दिस इज अ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बड़ी आसानी से आप एलिमिनेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो गाउसियन एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए. इट्स अप टू यू. अब सपोज करिए कि ये दो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस है. यहाँ पे x और y का वैल्यू आएगा, कुछ डेफिनेटली आएगा. अब हमें पता करना है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा. अब ये तो पता है ना कि इस तरह का कोई भी दो वेरिएबल का लिनियर इक्वेशन ax प्लस by बराबर c, इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो थोड़ा सा केसेस को देखिए ध्यान से. अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, यानी कि जो लाइन होगा वो डेफिनेटली किसी प्लेन में होगा. तीन केसेस संभव है यहां पे. सबसे पहला केस, मान लीजिए कि ये जो पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है. ये पहला लाइन का कुछ इक्वेशन बन रहा है. अब मैं रफली इक्वेशन को दिखा रहा हूं, ठीक है ना. सबसे अच्छा है कि मैं इस इक्वेशन को एग्जांपल के तौर पे लेने के जगह पे ये ले लूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. नाउ इट्स क्लियर, ठीक है. ये पहला लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन, और एज अ होल दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. दो वेरिएबल है यहाँ पे, तीन वेरिएबल का नहीं है, मैंने आसान एग्जांपल लिया है. तो ये इक्वेशन वन किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. मान लेते हैं कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन वन है. ये इक्वेशन टू, ये भी किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. मान लेते हैं कि ये इस तरह के किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ये इक्वेशन टू है. दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, यहां पे. सो दिस पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा x और y पॉइंट है. सो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लिनियर इक्वेशन. अगर यहां पे ये दोनों इक्वेशंस जो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, दैट मीन्स इनका जो सॉल्यूशन होगा वो वन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा. x का एक ही वैल्यू होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और y का एक ही वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन का कंडीशन ग्राफिकली. या ऐसा भी हो सकता है कि ये वन का इक्वेशन हो
और ये जो हो 2 का इक्वेशन हो और यहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, 1 और 2 दोनों पैरेलल हो जाए। तो अब इस केस में पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का क्या मतलब है, जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन का ट्रू जियोमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है कि 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी जैसा, इंफिनिटी एक मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड पॉइंट है या अनडिफाइंड एक आप कह सकते हैं नंबर है, अनडिफाइंड नंबर। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में जब कोई पर्टिकुलर एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जैसे 1090 डिग्री इंफिनिटी आता था तो उसको अनडिफाइंड हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसी तरह इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी एक अनंत पॉइंट, उसको आप ढूंढ तो नहीं सकते हैं ना। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है पैरेलल लाइंस का कि किसी प्लेन में, किसी सेम प्लेन में दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगे अगर वो इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करें। इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे ही ना। तो जब दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, सिंपल भाषा में। या तो फिर इंफिनिटी के पास आप जाके ढूंढते रहिए। तो जब ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे यानी कि इनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, x का ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा और y का भी ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है कि x और y के वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। इसको आप कह सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मींस सेम वेरिएबल के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे, होल्ड करे, ठीक है। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन, यहां पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, एक्स और वाई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। या फिर तीसरा ऐसा केस हो सकता है कि ये पहला लाइन हो और इसी के ऊपर, एकदम इसी के ऊपर दूसरा लाइन हो, ये पहला और दूसरा दोनों लाइन को, यानी कि दोनों इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करता हो। दैट मीन्स दीज 2 लाइंस कोइंसाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है। अब अगर ऐसा है दैट मीन्स ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए, ये ग्राफिकल डेफिनेशन हो गया। बाकी आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या कंडीशन होता है। जैसे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन होता है यहाँ पे a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 is not equal to c1 by c2। और वन सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यही सॉल्यूशन, यही होता है डेफिनेशन जो होता है हमारा, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। अब 2 वेरिएबल्स पे ज़्यादा आप बात नहीं करते हैं बिकॉज ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है, ये आपको पता है और थोड़ा सा इतना बता देने पे आप समझ भी जाइएगा। चलिए हम 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस पे आते हैं। अब ये तो आपने देखा कि any linear equation of 2 variables represents a straight line, right? Now what a linear equation in 3 variables represent? 3 वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 वेरिएबल x y z, जब 3 पॉइंट आप कब यूज करते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। जब स्पेस में आपको कोई पॉइंट दिखाना होता है तो आप 3 डायमेंशंस से उसको दिखाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में ये पढ़ा है, आगे जाके आप 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में भी ये पढ़ेंगे। तो स्पेस में टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन स्पेस वी नीड 3 पॉइंट्स, 3 वेरिएबल्स x y and z। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का x y z में हमेशा किसी प्लेन को दिखाता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। अब ये एक पूरा बोर्ड है, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक बोर्ड है। अब ये हो सकता है आप कहें कि सर ये तो 2 ही डायमेंशन में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको x और y कह सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये पेज, इसको एक प्लेन अज्यूम करिए, इस तरह से एक प्लेन हो तो
यहाँ पे z एक्सिस, अगर यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिखाना तो यहाँ z को तो इंक्लूड करना होगा ना. सो दैट इज वाई एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस. तो अब 3 डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होता है कि यहां आपने तो देख लिया कि इसमें किस तरह से वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. अब जैसा कि मैंने क्लास के शुरू होते ही कहा था, इनिशियली ही कहा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, चाहे वो 3 वेरिएबल्स का हो, 4 वेरिएबल्स का हो या व्हाटएवर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 3 ही नेचर हो सकता है उसके सॉल्यूशंस का. या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा. ठीक है. तो जब 3 वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो वहां पे भी उस सिस्टम का भी यही तीनों कंडीशन हो सकता है. या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो वन सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा. याद रखिएगा, जब 3 वेरिएबल्स का लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो ये जो कंडीशन मैंने लिखवाया है ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है. तो इसको ध्यान रखें आप. चलिए अब देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स का जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा तो वहां पे क्या होता है. अब चलिए 2 वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन था इसका नेचर आपने बड़ी आसानी से यहां पे फाइंड कर लिया. जो कंडीशन होता था, आप कहेंगे कि सर 3 वेरिएबल्स का भी फाइंड कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को यूज करके भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर पर्पस इन दिस क्लास, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस by using elementary raw operations, by using raw echelon form or reduced raw echelon form, that is by using Gaussian elimination और Gauss-Jordan elimination. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप कंसीडर करिए. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं d1, कांस्टेंट जो है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. अब ये तीनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं इस सिस्टम के, ये जो तीनों लीनियर इक्वेशन है, डेफिनेटली ये तीनों ही लीनियर इक्वेशंस एक एक प्लेन को 3 डायमेंशनल स्पेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब होता क्या है कि ये तीनों लीनियर इक्वेशंस जिन प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो प्लेन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, जी हां, प्लेन्स अगर 3 प्लेन हो 3 डायमेंशनल स्पेस पे, तो ये संभावना है कि वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. याद रखिएगा, दो प्लेन 3 डायमेंशनल स्पेस में कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. रिमेंबर दिस. अब यहां पे 3 प्लेन्स हैं, क्योंकि यहां 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, सो देयर आर 3 प्लेन्स एंड 3 प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. अगर ये तीनों प्लेन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हों तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो वन सॉल्यूशन है, यानी कि x, y और z का एक एक वैल्यू ही होगा जिसके लिए ये तीनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई करेगा. और यही अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं. अभी तक जितना भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व किया है उन सब में आप देखेंगे कि x, y और z का एक एक वैल्यू ही है. सो वन सॉल्यूशन. अब ये जो फिगर है इसको ध्यान से देखिए. इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो तीनों प्लेन्स है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. जो दूसरा वाला फिगर है उसको आप देखिए. यहां पे क्या हो रहा है कि तीनों जो प्लेन्स हैं
तीनों जो प्लेन्स हैं वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन पे, और जब तीनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? ये तीनों जो प्लेन्स है, ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है इसी लाइन पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस लाइन पे तो भाई इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, दैट मीन्स ये तीनों प्लेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब है ये जो कंडीशन है यहां, ये मतलब है कि ये जो तीनों इक्वेशंस जिन प्लेन्स को दिखा रहे हैं वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड हेंस द सॉल्यूशन इन दिस केस इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब जो तीसरा फिगर है अगर वो ध्यान से देखेंगे तो वहां पे तीनों का कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, दैट मीन्स अब नो सॉल्यूशन हो गया यहां पे। ठीक है, आप समझ गए? तो यहां भी क्या होगा, या तो फिर नो सॉल्यूशन होगा, या तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या तो फिर वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। अब ये जो कंडीशन है कि किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कब वन सॉल्यूशन होगा, ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है या नेचर ऑफ रूट्स है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो बड़ी आसानी से हम मैट्रिक्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 2 वेरिएबल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट 3 वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स में हमें फाइंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वेरिएबल्स में देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए, अब सबसे पहले क्या होगा, चूंकि हमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के नेचर को फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। ठीक है, अब सबसे पहला देखते हैं कि किस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन, ठीक है। वन सॉल्यूशन कब होगा? सपोज करिए हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो रॉ एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर मान लीजिए कि कुछ ये हुआ, 1 बॉक्स 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 0 1 बॉक्स बॉक्स 0 0 1 बॉक्स। यही मैट्रिक्स है, इसी को हमने चेंज किया रॉ एशेलन फॉर्म में, तो ये आया। अब ये बॉक्स का मतलब है कोई ना कोई यहां पे एंट्री है आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अब चूंकि ये रिड्यूस्ड माफ करिएगा रॉ एशेलन फॉर्म है, तो जो लीडिंग एंट्री है तीनों रॉ का वो तो 1 होगा। गुड, 1 होगा। हम बात कर रहे हैं वन सॉल्यूशन की। अब जब भी आपको इस तरह का रॉ एशेलन फॉर्म मिला, जब भी आपको इस तरह का रॉ एशेलन फॉर्म मिला, इसका यह मतलब है कि वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, वर्बली क्या लिखेंगे? इसका यह मतलब है कि अगर रॉ एशेलन फॉर्म में जब इस ऑगमेंटेड किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को कन्वर्ट करेंगे, और ये जो रॉ एशेलन फॉर्म है, इस रॉ एशेलन फॉर्म में हर रॉ का अगर लीडिंग एंट्री हो, हर रॉ का लीडिंग एंट्री हो इस तरह से, तो दैट मीन्स उसका वन सॉल्यूशन होगा, उसका वन सॉल्यूशन होगा। और हम बैक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसी मैट्रिक्स को हम रिड्यूस्ड रॉ एशेलन में कन्वर्ट करके बैक सब्स्टिट्यूशन किए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि इफ एवरी रॉ हैज द लीडिंग एंट्री
every row has the leading entry, then अब एक चीज और, एवरी रॉ लिख रहा हूं तो एवरी रॉ किसका, रॉ एशेलन फॉर्म का, ठीक है। चलिए इसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूं यहां पे। इफ एवरी रॉ ऑफ रॉ एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए हैज ए leading entry, then the system is said to have one solution। यहां पे आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, ओके। Then the system is said to have one solution। इस केस में इस सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन होगा। अब देखिए जो दो वेरिएबल का होगा उसमें भी यही सब रूल लगता है। दो वेरिएबल का अगर सिस्टम रहे तो दो लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें भी यही सब रूल लगा देना है यहाँ पे। इसीलिए मैं दो वेरिएबल पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल में आपको किसी भी मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। हाँ, दो वेरिएबल का मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे आगे जब मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वहां पे, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो तीन वेरिएबल से मजा आता है, दो वेरिएबल्स तो बच्चों वाला हो गया। और जहां पे दो वेरिएबल्स आपको सॉल्व करना होगा सारे रूल्स यही सब लगते हैं, वहां भी क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे तीन रॉ होगा, वहां पे दो रॉ होगा, दैट्स इट। चलिए वो और आसान होगा। ये हो गया आपका वन सॉल्यूशन के लिए। अब हम बढ़ते हैं नो सॉल्यूशन कब होगा। एक चीज और, अगर आपका वन सॉल्व इस तरह से आए कोई, तो इस तरह के सिस्टम को दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इस तरह के सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने क्या कहते हैं उसको, नो सॉल्यूशन की तरफ, कि क्या कंडीशन होता है कि नो सॉल्यूशन हो जाता है। नो सॉल्यूशन कब होगा भाई, वो देखते हैं अब। नो सॉल्यूशन, मान लीजिए आपका जो रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए है वो आपका है इस तरह का कुछ आ जाए। जब रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपका रॉ एशेलन फॉर्म कुछ इस तरह का आ जाए, 1 बॉक्स 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 0 1 बॉक्स और बॉक्स, और एक इक्वेशन ऐसा आ जाए जिसमें 0 0 0 और यहां पे आपका कुछ है, यहां पे आपका कुछ है। मतलब इसका लीडिंग एंट्री है ही नहीं, इसमें लीडिंग एंट्री रहा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लीडिंग एंट्री आपका है ही नहीं। तो अगर ऐसा हो तो अगर हम इसको मान ले कुछ मान ले इसको के इसके जगह के, कि यहां पे कोई नंबर आ जाए, कोई नंबर, और ये नन जीरो है, ए नन जीरो नंबर, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि 1 हो। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, हो सकता है कि k 1 हो, नन जीरो होना चाहिए, 1 हो -1 हो, कुछ भी हो सकता है। हमेशा इसको 1 तो हम कर ही सकते हैं। मान लीजिए -5 हो यहाँ पे, तो इस रॉ को डिवाइड कर देंगे -1/5 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो वट एवर नंबर इज हेयर वी कैन ऑलवेज मेक इट 1। तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री है और वो अपने इमीडिएटली ऊपर वाले रॉ के लीडिंग एंट्री के राइट में है। लेकिन आपका जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ध्यान ये देना है आपको कि x y z यही तीनों जो हैं, तीनों रॉ में 1 2 3, ये जो पहले तीनों एंट्रीज हैं वेरिएबल्स को यही तीनों एंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये तो हमेशा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है
बाकी के तीनों कॉलम्स जो हैं ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x को माफ करिएगा, ये पूरा कॉलम x को, ये पूरा कॉलम y को और ये पूरा कॉलम z को। तो इसको हम कह सकते हैं, अब जो पहला मैंने कंडीशन लिखवाया था वन सॉल्यूशन के लिए, तो वहां पे आप लीडिंग एंट्री की जगह लीडिंग वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कि इस तरह लिख सकते हैं कि एवरी रॉ हैज द लीडिंग वेरिएबल। लीडिंग वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो, मतलब लीडिंग एंट्री को लीडिंग वेरिएबल की तरह ट्रीट करिए। लीडिंग एंट्री, इसमें लीडिंग एंट्री जब आ रहा है तो यहां पे x का लीडिंग एंट्री है, ये x का कोफिशिएंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी कि ये x को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट वाले लाइन में जब आप देखेंगे तो यहां पे तीनों वेरिएबल के कोफिशिएंट 0 हैं, तीनों वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन, लास्ट वाला रॉ क्या कर रहा है, हर एक रॉ एक एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो रॉ है वो आपको इस तरह के लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, is equal to k, that implies 0 is equal to k, where k is a non-zero number। अब आप ही बताइए कि 0 कभी भी किसी नॉन जीरो नंबर के बराबर हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसीलिए अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपका सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। तो यहां पे लिखिए, इफ द रॉ एशेलन फॉर्म ऑफ A gives an equation of the form 0 is equal to k, where k is a non-zero number, then this kind of system is said to have no solution. This kind of system are called inconsistent। इस तरह के सिस्टम्स को इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स कहा जाता है। चलिए लिख लीजिए पहले। तो आपने देखा एक ऐसा आपको रॉ मिल गया जिसमें वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट जो है आपको 0 को छोड़ के कोई नंबर नहीं है, यानी कि लास्ट वाला रॉ में x, y और z तीनों वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। इसीलिए यहां पे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक ये रॉ एशेलन फॉर्म एक ऐसा इक्वेशन दे रहा है जो कि असंभव है ही नहीं। तो अगर ऐसा कर रहा है, असंभव चीज को दे रहा है, यानी कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि किस कंडीशन में आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। चलिए इरेज करूं। ओके सॉल्यूशंस आप क्या करेंगे, यहां भी आप सबसे पहले इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए रॉ एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर कुछ इस तरह का आ गया, आपने चेंज किया और कुछ इस तरह का आ गया, 1 बॉक्स बॉक्स बॉक्स, कोई एंट्री है, फिर 0 1 बॉक्स बॉक्स और अंत में एक इक्वेशन इस तरह का कोई आ गया आपका। अंत में ऐसा कंडीशन आ गया कि इस रॉ में हर एक आपका जो एंट्री है वो 0 है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो रॉ है वो आपको कौन सा लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। इसलिए 0 बराबर 0। क्या ये सही है? दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ,
ये हमेशा सही है, ठीक है। और इसीलिए चूंकि ये ऑलवेज सही है हमेशा किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए, इसका मतलब है कि जो गिवन सिस्टम है उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। सिंपल एज दैट। सो इफ द raw echelon form of matrix A gives an equation zero is equal to 0, then the given system has infinitely many solutions. This kind of system is called dependent system. Dependent system. क्यों इस तरह के सिस्टम को डिपेंडेंट सिस्टम कहा जाता है अभी आप देखिएगा। चलिए, तीनों हो गया। आपको मैंने ये बता दिया कि किस तरह से आप नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2 वेरिएबल्स का कंडीशन वैसे मैंने बता दिया है जो कि आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा हो, ठीक है। तो अब चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट आपको मैंने लिखवा दिया नोट्स के लिए। अब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं। नोट्स पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत आए ना तो ये वाला क्लास आके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये कैसा कंडीशन है, ये ऐसा, ये जो दूसरा फिगर था, जो मैंने फिगर आपको दिखाया था, वो जो दूसरा फिगर था ना, उसका कंडीशन है ये। एक लाइन पे तीनों ही प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, ये तीनों ही प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन दिस केस। चलिए, सबसे पहले एक हम देखते हैं ऐसा केस जिसमें नो सॉल्यूशन का केस है। Solve the following system of linear equations. X minus 3y plus 2z is equal to 12, 2x minus 5y plus 5z is equal to 14, x minus 2y plus 3z is equal to 20, ठीक है। x minus 3y plus 2z is equal to 12, 2x minus 5y plus 5z is equal to 14, x minus 2y plus 3z is equal to 20. Now हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, और यहां पे मुझे लिखना चाहिए था कि फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, लेकिन सॉल्व लिखा है, कोई बात नहीं है, आप कर लीजिएगा। चलिए लिख ही देता हूं। फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस of solutions of the following system of linear equations. चलिए भाई, सबसे पहले वी हैव टू राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम। क्या होगा भाई? 1 minus 3
2 12, 2 minus 5 5 14, 1 minus 2 3 20. This is the augmented matrix of the given system. Now to find the nature of the solution of a system of linear equations by using elementary raw operations, we have to change this augmented matrix of this system into raw echelon form first. Okay, एक चीज और, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, दैट इज अ ट्रिकियर पार्ट, आगे हम देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए, लीडिंग एंट्रीज का पहले से 1 है, कुछ नहीं करना है, बस इसके नीचे यानी कि इसको और इसको 0 करना है। क्या करेंगे हम, R2 माइनस 2 R1 और रिजल्ट को लिखेंगे R2 में। उसी तरह R3 माइनस R1 रिजल्ट को लिखेंगे R3 में। हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 माइनस 3 2 12, यहाँ पे 0, R2 माइनस 2 R1 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, फिर माइनस 5 और प्लस 6 प्लस 1, 5 माइनस 4 प्लस 1, 14 माइनस 24 माइनस 10, R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 3 1, 3 माइनस 2 1, 20 माइनस 12 8। ठीक है भाई, अब दूसरे, पहला का लीडिंग एंट्री 1 आ गया, दूसरा का लीडिंग एंट्री भी 1 है, जस्ट इसके नीचे जो भी एंट्री है उसको 0 कर देते हैं। तो इसके बाद यहां पे हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, R3 माइनस R2 और रिजल्ट को R3 में लिख देंगे। तो क्या होगा हमारे पास, पहला तो जैसे का तैसे रहेगा, 12 0 1 1 माइनस 10 0, ये 1 1 में से 1 गया, फिर 1 में से 1 गया 0, और 8 में से 10 गया। 8 में से 10 जाने का मतलब है कि 8 प्लस 10, क्योंकि माइनस पहले से है, ये हो गया 18। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 माइनस माइनस 10 यानी कि प्लस 10, 8 और 10 18। ठीक है भाई, मुझे तो अभी पता चल गया इसमें कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, कुछ इसका उपाय है नहीं, लेकिन फिर भी आप, जैसा कि मैंने कहा कि इसको हमेशा आप 1 कर सकते हैं। मान लीजिए इसको भी आप 1 करना चाहते हैं, तो 1/18 R3 अगर कहें, वैसे जरूरत नहीं है, यहीं से आप लिख दीजिए कि इसका नो सॉल्यूशन है भाई। 1 माइनस 3 2 12 0 1 1 माइनस 10 0 1 1 माइनस 10 0 0 0 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। अब ये रॉ echelon फॉर्म तो में तो है, लेकिन अंत वाला रॉ आपको कौन सा इक्वेशन दे रहा है, 0 बराबर 1। इज इट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। सो द रॉ echelon फॉर्म of the given system, of the given augmented matrix of the system gives an equation of the form 0 is equal to a non-zero value. 0 is equal to a non-zero value. और जब ऐसा कुछ दे रहा है दैट मीन्स ये असंभव वाली बात कर रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि मुझे एक सेव दिया गया और आपको कोई भी सेव नहीं दिया गया, तो आप भी सेव खाइए, मैं भी सेव खाऊं। ऐसा हो नहीं सकता है, सेव तो मैं ही खाऊंगा, आपको कुछ मिला ही नहीं है भाई, तो आप कुछ दूसरा जाके आम वाम खरीद के खाइए फिर। सो इसका क्या हो गया, इस केस में नो सॉल्यूशन हो गया, तो अब कुछ सॉल्व करने के लिए रहा नहीं। सो आपको बस लिख देना है कि द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। चलिए अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में चलते हैं। देखिए, वन सॉल्यूशन का केस, हमने जितना भी अभी तक इक्वेशन सॉल्व किया है पिछले क्लास तक, वो सारा वन सॉल्यूशन का केस था। चलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से।
ओके देखिए एक सिस्टम कंसीडर करिए, सॉल्व, एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं मैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, यहां पे सॉल्व करना है हमें लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। आप हमेशा देखेंगे कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान पड़ता है हमें, ठीक है। आगे जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स इक्वेशंस के थ्रू हम लिख सकते हैं। सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन उस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वहां पे हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन से उस तरह के सिस्टम्स को सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छा तरीका है, बट ये ज्यादातर यूज होता है। चलिए आगे क्या, नेक्स्ट क्लास में ही उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो सिस्टम जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है, -3x -5y +36z = 10। उसके बाद -x और y यहाँ पे टर्म नहीं है, 7z = 5। अंत में है x + y और -10z = -4। दिस इज द सिस्टम। अब हमें सॉल्व करना है, तो एलिमेंट्री और रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो रॉ एशेलन फॉर्म में तो हमें चेंज करना है और वहीं पे हमें पता चल जाएगा। देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का जो ये है, जैसे ही हम रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना किसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम को, तो हमें नेचर तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का, उस गिवन सिस्टम का जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है। सो लेट्स राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम। क्या हो जाएगा, -3 -5 36 और 10। आई होप मैंने इक्वेशन सही लिखा हो। -1 और यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो यहाँ 0 होगा। 7 और 5 1 1 -10 -4। चलिए भाई हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहले से एंट्री 1 है और रॉ ऑपरेशंस में हम दो रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन वाइज। तो पहले रॉ को तीसरे रॉ से इंटरचेंज कर देते हैं। तो R1 इंटरचेंज का साइन और तीसरा रॉ, तो अब पहले रॉ की जगह हो जाएगा 1 1 -10 -4, यानी कि पहले रॉ की जगह तीसरा रॉ हो गया। दूसरा रॉ जैसे का तैसे रहेगा, इसकी ऐसी तैसी कह सकते हैं 5। और तीसरा रॉ हम, पहला रॉ अब इनिशियली में जो ओरिजिनल था उसको तीसरे रॉ की जगह लिखेंगे, यानी कि -3 -5 36 और 10। यहाँ पे हम रॉ ऑपरेशंस लगाना शुरू करेंगे। अब ये लीडिंग एंट्री पहले रॉ का 1 आ गया, इसके नीचे सब कुछ 0 करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, R2 + R1 रिजल्ट को लिखेंगे R2 में, उसी तरह R3 + 3R1 और रिजल्ट को लिखेंगे R3 में। हमें क्या नया मैट्रिक्स मिलेगा, ये 1 1 -10 और -4, ये क्या हो जाएगा 0। R2 + R1 यानी कि -1 + 1 0, उसके बाद 0 और +1 1 हो जाएगा यहाँ पे, 7 और -10 -3 हो जाएगा, और 5 और -4 यहाँ भी 1 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। देखिए -1 + 1 0, -1 + 1 0, 0 + 1 1, 7 -10 -3 एंड 5 -4 1। तीसरा रॉ R3 + 3R1 किया है, तो -3 और +3 0, -5 और +3 -2, -5 +3 -2 36 और -30 6 और 10 और -20 -10, ठीक है ना।
चलिए पहला लीडिंग एंट्री पहले रॉ का 1, इसके नीचे सब कुछ 0। दूसरे रॉ का लीडिंग एंट्री पहले से 1 है, जस्ट इसके नीचे जो भी एंट्री हो उसको 0 करना है। तो क्या रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग? बहुत आसान है। R3 में अगर 2R1 जोड़ दें, क्योंकि इसको और इसको ध्यान दीजिए, क्या घटाने पे रहेगा, इसको किस तरह इससे के साथ जोड़े घटाए, माफ करिएगा दूसरे वाले के साथ, क्योंकि दूसरे रॉ के लीडिंग एंट्री के जस्ट नीचे हमें 0 करना है। तो इस यहां पे ये देखना है कि इसको और इसके नीचे जिस एंट्री को 0 करना है, तो इसको किस तरह से जोड़े घटाए कि हो जाए। तो अगर -2 है तो +2 आना चाहिए। +2 ले आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और चूंकि रॉ ऑपरेशंस लगाए हैं तो इस पूरे रॉ में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R3 प्लस 2 R2 और रिजल्ट को लिखेंगे R3 में। नया मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगा, 1 1 -10 -4 0 0 1 -3 1। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा हमें, देखते हैं क्या मिलेगा। ये हो गया हमारा, पहले से 0 था, 0 ही होगा। -2 + 2 0 6 और -2 3 जा 6 0 भैया, -10 और -2, माफ करिए, हाँ -10 -2 -12। अंत वाले रॉ में हम इसको कर लेते हैं 1। तो रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे, हो जाएगा क्या, -1/12 इंटू R3। तो हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिला 1 1 -10 -4 0 1 -3 1 0 0 0 और -12। ओह माफ करिएगा, 1। ठीक है, आपको क्या मिला, एक ऐसा, ये तो रॉ एशेलन फॉर्म में आपका आ गया, और आपको एक ऐसा मैट्रिक्स जो रॉ एशेलन फॉर्म मिला है, ये रॉ एशेलन फॉर्म है, ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंत वाला रॉ देखिए, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0x + 0y + 0z = 1। दैट मीन्स 0 = ओह माफ करिए, यहाँ पे ये तो नहीं आना चाहिए ना, नो सॉल्यूशन का नहीं है केस, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। एक मिनट, ओहो, यहाँ पे देखिए, कह रहा हूं मैं कि गड़बड़ है। R2 + R1 ना, तो जब R2 + R1, ये तो ठीक है, ये तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ये भी ठीक है। R3 + 2R2 + R1 किया था मैंने, तो 0 यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे हो गया 6 -6, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं मैंने इक्वेशन, एक बार चेक करते हैं हम लोग कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 1 -10 -4 ठीक है, तीसरे रॉ पे -3 -5 36 और 10 लिख दिया, फिर -1 0 7 और 5 ठीक है। ये R2 + R1 लगाया तो 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 -10 -3 और 5 -4 1, ये भी ठीक है। तीसरा रॉ हो जाएगा 0 -5 एंड +3, ये भी हो जाएगा आपको -2 और ये हो जाएगा 36 -3 -30 6 और 10 -20 -10, यहाँ तक तो सही है। इसके नीचे हमें इसको 0 करना है, तो मैंने किया
R3 + 2R1 माफ़ करिएगा +2R2 और उसको रॉ 3 में लिखा तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 - 2 + 2 और ये हो गया 6 और -6 0 और अंत में हो गया -10 और 2। ओह, कहाँ पे गलती हो रहा है? यहाँ 5 है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं है, बट कहाँ है ये हमें देखना होगा। ठीक है, यहाँ 5 है, दूसरा 5 ही इक्वेशन सही लिखा है ना मैंने। 10 5 -4, हाँ इक्वेशन तो सही है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? तीनों कांस्टेंट में 2 कांस्टेंट पॉजिटिव है ये, और ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसको सिर्फ इंटरचेंज किया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से मैंने अप्लाई करना शुरू किया और R2 में लिखा मैंने, दोनों को जोड़ दिया। 1 ही होगा, सही है। Something is wrong, but what? 0 0 -12, हाँ ठीक है, ठीक है, इस तरह तो आएगा तो ये तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन इसका नहीं है। सॉल्व करने के लिए मैंने कहा है, तो नो सॉल्यूशन तो नहीं है। देखते हैं फिर से, इसको एक बार रीचेक करते हैं। -3 -5 36 10 -1 0 7 5 1 1 -10 -4, ठीक है। इंटरचेंज किया पहले और तीसरे रॉ को, तो 1 1 -10 -4, तीसरा रॉ -5 -3 36 और 10, ये भी ठीक है। दूसरा -1 0 7 5 -1 0 7 5, ये भी ठीक है। अब रॉ ऑपरेशंस लगाया मैंने, तो R2 + R1, रिजल्ट को R2 में लिख रहा हूँ मैं, तो -1 + 1 0 हो गया, यहाँ पे 0 + 1 1 हो गया, 7 -10 -3 हो गया, और 5 - 4 1 हो गया। तीसरा हो गया आपका -3 + 3 0, ठीक है। फिर -5 और +3 -2 36 और -36 एंड 10 -20। ओहो, देखिए कितना कॉमन था। 10 -20 कर रहा हूँ मैं ना, 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ R3 + 3R1 है ना, R3 + 3R1 है ना, दैट मीन्स 4 3 जा 12, 10 -3 × 4, 10 में से कितना घटाएंगे हम लोग? 10 में से हम लोग कितना घटाएंगे? 12। यहाँ -10 आना चाहिए, यहाँ कहाँ क्या आना चाहिए? -10। अभी भी मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए अभी भी मैं -10 लिख रहा हूँ, -2, सॉरी। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब अगर हम लोग यही चीज़ लगाएं, R3 + 2R2 लगाना तो यही है, तो 0 0, अंत में क्या होगा? -2 + 2, ये भी हो जाएगा हमारा 2, ये भी हो जाएगा 2। सॉरी फॉर द एरर, और इतना थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं बार बार 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इट हैपन्स समटाइम्स। चलिए कोई नहीं। अब चलिए, ओहो 0 -2 + 2 0, अभी भी मैं गलती, एक बार जब कोई चीज़ गलत होता है ना, तो पता नहीं वो एकदम रिदम सा बैठ जाता है कि नहीं अब गलती करते जाना है। चलिए कोई नहीं। अब सही है सब कुछ।
तो आपको एक ऐसा रॉ मिला अब जो कि ये इक्वेशन हमें दे रहा है, 0 बराबर 0, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. दैट मीन्स द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. बट द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. दिस इज द मेन क्वेश्चन हियर. किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब जब भी आपको कुछ इस तरह का मिल गया, जब भी किसी सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज करने से आपको ये पता चला कि इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो सबसे पहले इस रॉ एशेलन फॉर्म को क्या करिए कि रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज कर दीजिए. ठीक है, फिर मैं बताता हूं. और यहीं पे आपको ये भी पता चलेगा कि व्हाई वी कॉल दीज काइंड्स ऑफ सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम्स. चलिए इरेज कर दूं इसको. मेरे पास इक्वेशन है, आप लिख लीजिए. बार बार कितना कॉमन एरर था वो, और बार बार वो पकड़ नहीं रहा था मैं. चलिए कोई नहीं. सो वी नाउ नो दैट द reduced raw echelon form of the given system tells us that the given system has infinitely many solutions. So we are going to change this into reduced raw echelon form. तो चलिए इसमें raw echelon form लगाएंगे. आपको पता है कि सबसे नीचे वाले लीडिंग एंट्री से शुरू करते हैं. तो सबसे नीचे, इसमें तो कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं, 1 है ही नहीं, इसमें लीडिंग एंट्री है. तो आपको क्या करना है कि रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में होने के लिए किसी भी लीडिंग एंट्री के ऊपर भी और नीचे सब कुछ 0 होना चाहिए. तो इसके ऊपर सब कुछ 0 करते हैं. चलिए, तो इसमें हमने लगाया यहां से यहां तक ऐसे किया, और ये लगाया हमने R1. याद रखिएगा प्रोसेस रिवर्स्ड है. जब हम लोग ऊपर से नीचे, जब रॉ एशेलन फॉर्म में ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए 1 के नीचे सब कुछ, यहाँ पे इस लीडिंग एंट्री के नीचे सब कुछ 0 करना है. तो इसके नीचे जब 0 करना है तो रॉ 2 में रॉ R1 का यूज किया हमने. R1 का अप्रोप्रिएट मल्टीपल जोड़ा रॉ 2 में भी, रॉ 3 में भी, और रिजल्ट्स को रॉ 2 और रॉ 3 की जगह लिखा. लेकिन अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें तो कोई लीडिंग एंट्री है नहीं, रहता तो इसके ऊपर सबसे पहले 0 करते हैं. इसमें है तो अब इसमें आएंगे, इसके ऊपर सब कुछ 0 करना है. यानी कि R1 में इस एंट्री को 0 करना है, जो कि जस्ट इसके ऊपर है. क्या करेंगे, घटा देंगे. अगर R1 से R2 घटा के और R1 में लिखेंगे तो R1 माइनस R2 और लिखेंगे R1 में. याद करिए जब ऊपर से नीचे जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, R2 में से R1 घटा के और R2 में लिखना था हमें. बट यहाँ पे प्रोसेस अब रिवर्स होगा. तो हमें क्या नया मैट्रिक्स मिलेगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 और -10 और +3 -7, यही तो मिलेगा ना दोनों को. अच्छा हम घटा रहे हैं, तो -10 और +3 R1 माइनस R2, तो -10 + 3 क्या मिल जाएगा, -7. गुड. और अंत में -4 और -1 -5 0 1 -3 1, ये जैसे का तैसे रहेगा. 0 0 0 0. सो नाउ लीडिंग एंट्री इसके नीचे सब कुछ 0, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं. लीडिंग एंट्री इसके ऊपर भी 0, इसके नीचे भी 0. अब कोई लीडिंग एंट्री बचा नहीं. दैट मीन्स ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में आ गया. ठीक है, क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में आ गया. अब चलिए, अब यहीं पे ट्रिकियर पार्ट है. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट. सबसे पहले आपको पता है कि ये तीनों रॉ 3 लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पहला रॉ किस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x. y का कोफिशिएंट 0 है तो y वाला टर्म रहेगा ही नहीं. -7 z वाला टर्म है, z इज इक्वल टू -5. और एक और दूसरा रॉ किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, x वाला टर्म, x का कोफिशिएंट 0 है तो x वाला टर्म खत्म, y -3z इज इक्वल टू 1.
यहां से हम x को और y को दोनों को z के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 7z माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 3z प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि किसी भी रियल नंबर के लिए सही है, 0 बराबर 0 सही है, तो मान लेते हैं कि z को एक पैरामीटर मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू t, वेयर t कैन बी एनी रियल नंबर। इसलिए x इज इक्वल टू 7z माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 3z, इसको t कर दीजिए, t और t प्लस 1। ठीक है, इसका आंसर पहले मैच करा लूं, नहीं तो पता नहीं, एक बार जब गलती आप करते हैं ना तो पता चलता है कि आप गलती करते जाते हैं। इसीलिए 7z माइनस 5 और 3t प्लस 1। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर इसमें इसी तरह सॉल्यूशन लिख देंगे। बिल्कुल आप इसी तरह लिख देंगे, लेकिन नीचे आप लिखेंगे कि वेयर t, इसको ऐसे t लिख देता हूं थोड़ा, t कैन बी एनी रियल नंबर, t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हो गया आपका सॉल्यूशन खत्म। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इफ दिस, आपको कोई सिस्टम दिया जाए इस तरह का और अंत में पूछा जाए कि फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, तो नेचर डेफिनेटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। और ये पूछा जाए कि इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फाइंड टू सच सेट ऑफ सॉल्यूशंस, तो क्या करेंगे यहां पे, देखिए क्या करेंगे। इरेज करूं, इक्वेशन हमारा सॉल्व है, सब कुछ सही है। हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस में बनाया होगा। ठीक है, x, ये t है, ये x है और ये y है। ठीक है, जो t का वैल्यू होगा z का वैल्यू वही होगा, राइट है। t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, -5, y कितना आएगा 1। t इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो x कितना आएगा 2, y कितना आएगा 4। इसी तरह आप t को -1 रखिए, +3 रखिए, 5 रखिए, जो रखना है रखिए। मान लीजिए हमें 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए कि 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशन लिखिए, तो पहला सेट क्या हो गया हमारा, अगर ऑर्डर ट्रिपल में लिखे तो z हमारा x हो गया -5, y हो गया 1 और z हो गया 0। और दूसरा सेट क्या हो गया, x हो गया, x पहले लिखा जाता है एकदम सीरियल वाइज, x y z, x 2, y 4 और z 1। 2 सेट हमारा सॉल्यूशंस का। ऐसे ही इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सेट्स होंगे। आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए गिवन इक्वेशन में। मान लीजिए कि पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y प्लस नहीं -3x माइनस 5y प्लस 36z इज इक्वल टू 10। हमें चेक करना है, चलिए एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ये वाला सेट पुट करते हैं, तो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x y z की जगह, तो हमें 10 आना चाहिए। देखते हैं, x के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -5, y के जगह 1 यानी कि -5 इंटू 1 प्लस 36 इंटू z कितना रखा है यानी कि t पैरामीटर 0। हमारा कितना आ गया 15 माइनस 10 प्लस 0 इज इक्वल टू
15 माइनस 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 10 आ गया। उसी तरह आप दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरे में रख के देखिए, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कोई भी सेट निकालिएगा, उसको इक्वेशंस में रख के देखिएगा तो वो वैलिड होगा, वो वैलिडेट होगा। सो दैट मीन्स यू गेट इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर 4 वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, 4 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को भी सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए एक 4 वेरिएबल के लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और वो केस देखेंगे कि वहां भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो देखिए उस तरह के सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। And then we close this class. चलिए, इक्वेशन जो है आपको मैंने लिखा नहीं है, वो अभी मुझे याद आया तो यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। चलिए, इक्वेशन है आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 3z माइनस 3w, माफ करिएगा 4w इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 3z, x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 4w इज इक्वल टू 15। तीसरा इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 6z, 2x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 8w is equal to 10. So this is a system of linear equations with 4 variables. Definitely आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 4 वेरिएबल है, अगर 4 इक्वेशन होता तो बड़ा ही मजा आता इसको सॉल्व करने में एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन कम होता है, वेरिएबल ज़्यादा होता है, उस केस में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मिलता है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा। और किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ट्रिकियर पार्ट, इसको बना लीजिए, आप सब समझ जाइएगा। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 -3 4 10, 1 3 -3 -4 15, 2 2 -6 -8 10। आई होप मैंने सब कुछ सही लिखा है। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग। पहला एंट्री 0 है, माफ करिएगा 1 है, पहले से लीडिंग एंट्री हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, उसके नीचे सब कुछ 0 करेंगे। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1, रिजल्ट को R2 में लिखेंगे। उसी तरह एक आपको पता है ये और आसान रहता हमारे लिए अगर हम एक चीज़ पे ध्यान दे देते हैं। हमें यहाँ पे पहले ही नज़र आ गया है कि भाई तीसरे रॉ में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, तीसरे रॉ को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 R3। तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 2 -3 4 10 1 3 -3 -4 15। थोड़ा सा हटा हटा के लिखना चाहिए, और ये हो जाएगा 1 1 -3 -4 और 5 नहीं हो जाएगा। चलिए भाई, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, 1 के नीचे सब कुछ 0, R2 माइनस R1 और लिखते हैं R2 पे, R3 माइनस R1 लिखते हैं R3 पे। आसान हो गया थोड़ा। तो 1 2 -3 4 और 10, ये हो जाएगा 0। 3 में से 2 गया तो 1, -3 + 3 0, और -4 + 4 नहीं, -4 -4 -8 होगा ना, -4 -4 -8 हो जाएगा।
और 15 माइनस 10 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और फिर यहाँ भी 3 वाला केस है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। और तीनों 0 हो गया, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। अंत में -4 और -4 -8 और 5 -10 -5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब हमारे पास है दूसरे रॉ का लीडिंग एंट्री, इसके नीचे इसको 0 करना है, बड़ा आसान है भाई। R3 प्लस R2 को जोड़ के रिजल्ट को R3 पे लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स नया क्या मिलेगा, 1 2 -3 4 10, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 0 1 0 -8 5, अंत में 0 -1 + 1 0 0 + 0 0 -8 और -8 -8 और -8, इसको भी 0 आना चाहिए था ना, इसको भी 0 आना चाहिए था ना, 0 1 -2 किया, -1 आ गया, फिर -3 + 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, फिर -4 और -4 हो गया यहाँ पे, तो -8 हो गया, ये भी ठीक है। 1 2 -3, क्या कहूँ मैं, आज जो है ना, फिर से बनाता हूँ मैं इसको। बहुत गलती हो रहा है आज साइंस के साथ। 1 2 -3 -4 10, 1 3 -3 -4 15, 2 2 -6 -8 और 10। अब चलिए लगाते हैं वही चीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 R3, हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 2 -3 -4 और 10, 1 3 -3 -4 15 1 1 -3 -4 और 5, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 - R1 रिजल्ट को R2 पे लिखेंगे, R3 - R1 रिजल्ट को R3 पे लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, लीडिंग एंट्री, इसके नीचे सब कुछ हमें 0 करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 -3 -4 10 0, 3 में से 2 गया तो 1, -3 और +3 0, -4 + 4 0, यही नहीं हो रहा था उस समय इस गलती की वजह से, 15 - 10 5, ठीक है। 1 - 1 0, 1 - 2 -1 -3 और +3 0, -4 और +4 0 और 5 -10 -5। लीडिंग एंट्री दूसरे रॉ का 1 है, इसके नीचे सब कुछ 0 करना है, कुछ भी नहीं। R3 + R2 रिजल्ट को R3 में लिखेंगे, तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, हमें मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा, 1 2 -3 -4 10, ठीक है। 0 1 0 0 5, यहाँ पे 0 0 -1 + 1 0 + 0 0 + 0 -5 + 5 0,
आई होप आपको दिख रहा होगा, देख लूँ एक बार, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ओके। रॉ एशेलन फॉर्म में हो गया। अंत में हमारा एक ऐसा इक्वेशन मिला जो कह रहा है कि 0 बराबर 0 है। दैट मीन्स इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। आपने देखा 4 वेरिएबल है बट सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। अगर आपको मैट्रिक्स ना पता हो तो आपको दिक्कत होगी फाइंड करने में, लेकिन चूंकि आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन सीख गए हैं तो अब दिक्कत नहीं होगी। लेट्स सॉल्व इट। तो जब ऐसा है तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा? इस इक्वेशन को इरेज कर दूं तब तक। चलिए, रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा? R1 माइनस 2 R2 और रिजल्ट को हमें लिखना होगा R1 पे, ठीक है ना? इसके ऊपर सब कुछ 0 करना है, तो 2 में से 2 घटाएंगे यानी कि 2, और जब R1 में से 2 R1 करेंगे तो सब में से 2 2 घट जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, -3 में से 0 गया तो 0, -4 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और 10 में से 10 गया तो ये भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? गुड। ये हो जाएगा 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 -2 यहाँ -3 ही रहेगा ना, -3 में से 0 गया तो, और 10 में से 10 गया तो 0, ठीक है। चलिए, अब ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। पहला रॉ एक इक्वेशन को दिखा रहा है, कौन से इक्वेशन को? x, दूसरा क्या है? y, खत्म है क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है तो y वाला टर्म खत्म। तीसरा z है, -3z, और ये w है, याद रखिएगा, -4w इज इक्वल टू 0। ये कॉलम कांस्टेंट वाला कॉलम है। उसके बाद x वाला टर्म खत्म, y कितना है? y इज इक्वल टू 5 आ रहा है सीधे, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 5, और z को मान लेते हैं कि हमारा t है। y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 5, लेकिन z के साथ और w के साथ ऐसा नहीं है। हमारे पास यहां 3 वेरिएबल है, x, z और w। तो हम क्या करते हैं? x को 3z प्लस 4w लिख सकते हैं, 3z प्लस 4w। अच्छा देखिए, डिपेंडेंट सिस्टम क्यों कहते हैं? अब पिछला जो आपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन बनाया था, वहां पे आपने देखा होगा कि हमने z को एक पैरामीटर t मान लिया, तो जब हम जैसे जैसे जो भी वैल्यू t को दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग x और y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो एक तरह से जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो उस पैरामीटर t पे डिपेंडेंट है, x y z जो है उस पैरामीटर t पे डिपेंडेंट है। वट एवर वैल्यू वी गिव टू द t, वट एवर रियल नंबर वी गिव टू दैट t, वी गेट x y and z अकॉर्डिंगली। t 5 देंगे तो z 5 आएगा, और बाकी x और y उस तरह से आता। यहां भी देखिए, पहले मैं इसके आंसर को मैच करूं। हाँ, आंसर बिल्कुल हमारा -3 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां से देखिए, मान लीजिए यहां पे x को हमने z और w के साथ लिखा है। अब ये तो पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, यानी कि z और w का कोई भी रियल नंबर वैल्यू देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये चीज आप लिख लीजिए पहले। अब यहां पे 2 पैरामीटर है, ध्यान दीजिए।
let z is equal to s and w is equal to t, where s and t are some parameters which can take any real numbers, ठीक है। आप z को x और w में कन्वर्ट करके लिख सकते थे, यहां से 3z को एक तरफ ले जाते हैं, x और 4w को एक तरफ रखते हैं, वैसे भी लिख सकते थे। तो x y z का कोई भी माफ करिएगा x z और w का कोई भी वैल्यू हो सकता है, y तो हमेशा 5 रहेगा आपका, लेकिन x z और w का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हमने x को z और w के बीच में w में कन्वर्ट कर लिया, हमने z और w को मान लिया s और w इक्वल टू t। तो हमारा जो इक्वेशन हुआ, जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, फाइनल सॉल्यूशन, अब चूंकि सॉल्यूशन को दिखाना है तो हम z और w वेरिएबल में तो नहीं दिखा सकते हैं ना, इसलिए हम कोई पैरामीटर मान लेते हैं s t इस तरह से। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3z प्लस 4w, माफ करिएगा 3s प्लस 4t, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू s एंड w इज इक्वल टू t, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कोई एक आपको सेट निकालना है, तो 4 वैल्यू आएगा। मान लीजिए t को रख लीजिए 1, s को रख लीजिए 0, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि t को 1 रखने से, s को 0 रखने से x का कोई वैल्यू आएगा। एक एग्जांपल, चलिए t हमने 1 रखा, s हमने 0 रख दिया, ठीक है, s हमने 0 रख दिया, तो x क्या मिलेगा हमें, x हमें क्या मिल जाएगा, x हमें मिल जाएगा जब t इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और s इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए 4 t इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, s को आप 1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई रियल नंबर। x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4, y हमेशा 5 है, कांस्टेंट है, z बराबर आपने 0 रखा है और w बराबर आपको 1 हो जाएगा। अब आप इस सेट ऑफ सॉल्यूशन को गिवन लीनियर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करिए। जो लीनियर इक्वेशंस, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपका, जो सिस्टम है, उसमें एक एक करके सब्स्टिट्यूट करिए, ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक मैं दिखा देता हूं। पहला इक्वेशन आपका क्या था, देखिए इसको इरेज कर दूं, काम हो गया है। पहला इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो था वो था x प्लस 2i माइनस 3z माइनस 4w इज इक्वल टू 10 था। मतलब कि ये सेट ऑफ सॉल्यूशन रखने से 10 आ जाना चाहिए। देखते हैं, 4 2y यानी कि 5 2 जा 10, z आपका 0 है और माइनस 4, y 5 है, 5 2 जा 10, x आपका यहाँ पे 4 आया, t इज इक्वल टू आपने 1 रखा और s इज इक्वल टू 0 रखा, तो x 4 आया, ठीक है, y 5 और z इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई, ठीक है। 4 काटते हैं इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं जानबूझ के मैच करा रहा था कि सब कुछ मैंने सही रखा है ना यहाँ पे वैल्यूज, इसीलिए। तो 4 काट के आपका कितना आया 10,
राइट हैंड साइड आपका 10 है पहला इक्वेशन, आप चेक करिए। उसी तरह यही सेट ऑफ सॉल्यूशन दूसरे और तीसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, आपको मिलेगा कि ये वैलिड हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो इस तरह से हम बनाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो तो। आपने देखा कि हाउ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैन बी एबल टू टेल अस द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, whether the solution are infinitely or infinitely many or one or no solution at all, it gives us those information। तो इसीलिए मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैट्रिक्स को एक्चुअली शुरू में इसीलिए इन्वेंट ही किया था सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। बाद में बहुत हमें पता चला कि मैट्रिक्स सिर्फ उसी को सॉल्व करने के लिए बहुत जगह पे रियल वर्ल्ड पे यूज होता है, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एग्जांपल दिया था, नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से वो एग्जांपल दूंगा मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं आया, जिन किसी स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ मेरे से पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर ज़रूरत पड़े मैं दोबारा क्लास लेके आप लोगों के लिए फिर से बताऊंगा वो चीज़, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कि जिस डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा की, लेकिन अगर पड़ी भी तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अगेन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। एंड कल के क्लास में हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जहाँ की बहुत कुछ होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है, उसको भी कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू, सी यू टुमारो।